नमस्कार। पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में तेजी से अपनी विश्वसनीयता खोते चले जा रहे हैं, जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के साथ एक लंबे और कभी ना खत्म होते दिखने वाले युद्ध में फंसे हुए हैं, और जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अचानक सीन से आउट हो चुके हैं और चीन में राजनीतिक अस्थिरता की कयासबाजियां चल रही हैं, इस सब के बीच एक ही लीडर है जिसने दुनिया का भरोसा जीता हुआ है, और उस लीडर का नाम है नरेंद्र मोदी, जो अर्जेंटीना के पड़ाव से आगे बढ़ते हुए अब ब्राजील के रास्ते पर है। बीते एक दशक से ज्यादा समय में एक बात तो साफ दिखती है कि ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर मोदी एक भरोसेमंद चेहरा बन चुके हैं। आज की एक्स्ट्रा क्लास में आपको बताऊंगा कि पीएम मोदी की 8 दिनों में से 5 देशों की यात्रा का सूत्र क्या है, क्यों इस यात्रा ने चीन से लेकर अमेरिका तक की नींद उड़ा रखी है, प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को लेकर क्यों कहा जा रहा है कि यह यात्रा ग्लोबल साउथ और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में उसकी भूमिका को बदल कर रख देगी, और इसमें एक ध्रुव साबित होगा नया भारत। इस यात्रा में क्या क्या हुआ है और क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होने वाला है, पाठशाला में एक्स्ट्रा क्लास के दौरान इस रिपोर्ट से शुरुआत करें। दुनिया के सामने जो सबसे बड़ा संकट है वो है आपसी विश्वास का, भरोसे का। मौजूदा दौर में दुनिया वो देख रही है जिसका परिणाम पूरे विश्व को गहरी अशांति की ओर धकेल सकता है। कई देशों की सिमटती अर्थव्यवस्थाओं, भविष्य को लेकर अनिश्चितताओं और खंडित होती विश्वास की लकीरें क्या युद्धों के बादलों के और घना होने के संकेत दे रही हैं? क्योंकि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति इस वक्त दुनिया के लिए एक अविश्वसनीय किरदार बन चुके हैं, भरोसे के घोर संकट में खड़े हैं। चीन के मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग सीन से गायब हैं और उनके सत्ता के अवसान की कयासबाजियां हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के साथ युद्ध को किसी निर्णायक अंजाम तक पहुंचा पाने में नाकाम दिख रहे हैं। शांति के प्रयास लगातार विफल हो रहे हैं और रूस के शक्तिशाली देश होने का तमगा अब सवालों के घेरे में आ चुका है। तो क्या ये संकेत है कि दुनिया नए ग्लोबल ऑर्डर और नए ग्लोबल लीडर के लिए तैयार है? क्या दोस्ती, डील और डिप्लोमेसी के सूत्र से पीएम मोदी ने ग्लोबल साउथ में नए भारत के रोल का श्री गणेश कर दिया है? 2 जुलाई से शुरू हुई पीएम मोदी की विदेश यात्रा का पहला पड़ाव था घाना। इसके बाद वो एक और अफ्रीकन देश त्रिनिदाद एंड टोबैगो पहुंचे। दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना की यात्रा के बाद पीएम मोदी का अगला पड़ाव ब्राजील है, जहां वो ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था, डिजिटल समावेशन, सतत विकास और ग्लोबल साउथ के हितों की रक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी की 8 दिनों की विदेश यात्रा का अंतिम पड़ाव होगा अफ्रीकन देश नामीबिया। वैश्विक स्तर पर मची खींचतान और अशांति के गहरे संकेतों के बीच पीएम मोदी की यात्रा ग्लोबल साउथ के एक मुखर आवाज के तौर पर देखी जा रही है। शांति और विकास के लक्ष्य को लेकर भी अब ग्लोबल स्तर पर उम्मीदें भारत से कहीं ज्यादा है। आज ग्लोबल उठापटक के हर किसी के लिए चिंता का कारण है। ऐसे में भारत का लोकतंत्र आशा की किरण बना हुआ है। उसी प्रकार से भारत की विकास यात्रा ग्लोबल ग्रोथ को गति देने वाली है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक ऐसा स्तंभ है जो जितना मजबूत होगा दुनिया को उतना ही सशक्त बनाएगा, वैश्विक स्थिरता बढ़ाने में योगदान करेगा।
पीएम मोदी की विदेश यात्रा वास्तव में कूटनीति और शांति के प्रति भारत के कमिटमेंट दोनों को साथ लेकर चल रही है। यही वजह है कि जिन राष्ट्रों को दुनिया के विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने लंबे समय तक नजरअंदाज किया, उन राष्ट्रों से मजबूत संबंधों पर पीएम मोदी का फोकस है। कहते हैं जंग से ज्यादा असरदार होती है कूटनीति। जंग तो अस्थिरता लाती है, तबाही लाती है, आर्थिक रूप से कमजोर कर देती है, सो अलग। लेकिन अगर कूटनीति सही दिशा में हो तो शांति, समृद्धि, विकास के रास्ते खुलते हैं। पीएम मोदी की कूटनीति को अगर 3 सूत्र में डिफाइन करना हो तो वो यही है: शांति, समृद्धि और विकास। इसी सूत्र के साथ पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा पर निकले हुए। और हां, एक बात और कि पीएम मोदी शांति, समृद्धि और सबके विकास की बात सिर्फ कहते नहीं, करके दिखाते भी। वो ट्रम्प की तरह नहीं है कि कहा कुछ और किया कुछ, ना वो जिनपिंग की तरह है कि भर भर के कर्जा दे दो और फिर उसी देश की जमीन हड़पने लगो। दुनिया इन लीडर्स के चेहरों को देख रही है, पहचान रही है। इनकी कथनी करनी का फर्क क्या है, ये किसी से छिपा नहीं है। दूसरी तरफ मोदी हैं जो अपनी लाइन खींच रहे हैं। ग्लोबल साउथ के देशों की सबसे ज्यादा उम्मीदें भारत और पीएम मोदी से हैं। और वो इसलिए है क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद के नए ग्लोबल ऑर्डर में इन देशों की उपेक्षा दुनिया के विकसित देशों से, इन देशों की उपेक्षा दुनिया के विकसित देशों ने की। 2014 के बाद से खास तौर से ग्लोबल साउथ की आवाज मोदी बने। ग्लोबल साउथ का मतलब उन देशों से है जिन्हें अक्सर विकासशील, कम विकसित या फिर अविकसित देशों के तौर पर जाना जाता है। ये मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में आते हैं। The world order created after the Second World War is changing fast. The revolution in technology, the rise of the global south, and shifting demographics are contributing to its pace and scale. सच ये है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अब तक ग्लोबल साउथ के हितों की चिंता किसी ने नहीं की। लेकिन अब दौर बदल रहा है। इसके पीछे एक बड़ी वजह विकसित देशों की दादागिरी भी रही है। माना जाता है कि 2014 के बाद से बदली भारत की तस्वीर ने ग्लोबल साउथ की एक शक्तिशाली आवाज के तौर पर भारत के किरदार को तय किया है। ये बात अमेरिका से लेकर यूरोप और कई और देशों को खटकती रही है, क्योंकि भारत के शक्तिशाली होने का सीधा अर्थ है वैश्विक मंच पर ग्लोबल साउथ की अपेक्षाओं और आवाज का मजबूत होना। The scale and speed of change in the world is unprecedented. There are fundamental shifts in the nature of politics and power. Free trade is under pressure. There are growing global divisions, disputes, and disparities. The voice of the developing world remains on the margins. India has always tried to bridge this gap. It is time for us to work together to give the global south its rightful seat at the right table. मोदी का ग्लोबल साउथ के साथ भारत के मजबूत रिश्ते और एकजुटता का सूत्र कितना असरदार हो सकता है, ये बात विकसित देश बखूबी समझते हैं। बदलते वक्त के साथ अब अफ्रीकन देशों के अलावा लैटिन अमेरिकी देशों और ऑस्ट्रेलिया के साथ पीएम मोदी ने मजबूत कूटनीतिक संबंध बनाए हैं। मोदी पर यही भरोसा ही भारत के साथ दूसरे देशों को एक मजबूत संबंध बनाने की दिशा में आगे बढ़ा रहा है।
त्रिनिदाद एंड टोबैगो में पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया गया। We are graced by a leader whose visit is not just a matter of protocol, but a profound honor for us. And so I am deeply privileged to join everyone here to welcome one of the world's most respected, most admired, visionary leaders, the Honorable Shri Narendra Modi ji, Prime Minister. फॉरेन मामलों के एक्सपर्ट ये कहते हैं कि अमेरिका में ट्रंप के अफलातून फैसलों, ट्रेड पर उनकी टैरिफ वाली मनमानी, आतंकवाद पर उनकी घोर चुप्पी और दुनिया के उन पर भरोसे की भयंकर कमी के बीच ग्लोबल ऑर्डर की एक नई तस्वीर आकार ले रही है। ग्लोबल साउथ की लीडरशिप को लेकर चीन भी हाथ पैर मारता रहा है। ब्रिक्स के पिछले सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ग्लोबल साउथ का जिक्र किया था। Mr. Prime Minister, it's my great pleasure to meet you in Kazan. It's the first time for us to have a formal meeting in 5 years' time. Both the people in our two countries and the international community are paying great attention to our meeting. China and India are both ancient civilizations, major developing countries, and important members of the Global South. We are both at a crucial phase in our respective modernization endeavors. शी जिनपिंग कहाँ हैं, फिलहाल किसी को पता नहीं। शी जिनपिंग के 21 मई से 5 जून तक गायब रहने और अब 6 से 7 जुलाई को ब्रिक्स की होने वाली बैठक से दूर रहने को लेकर तरह तरह की खबरें दौड़ रही हैं। ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि जिनपिंग को अपनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जनरलों की तरफ से घोर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वैसे भी कम्युनिस्ट विचारधारा वाली सत्ताएं तानाशाही के जिस बारूद पर बैठी होती हैं वो कभी भी फट सकता है। चीन पर ग्लोबल साउथ के अविश्वास की एक बड़ी वजह यही कम्युनिस्ट तानाशाही और विस्तारवाद है। इसके बरक्स भारत एक शानदार और मजबूत लोकतंत्र है। तीसरे टर्म में भी मोदी कल्ट के असर को दुनिया देख रही है और मोदी के किरदार से अचंभित हो रही है। घाना में मोदी का जाना दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी और ट्रेड चीन को बेचैन कर सकता है। खासकर रेयर मिनरल को लेकर हुई डील चीन को चिढ़ाने वाली है, क्योंकि चीन ने भारत समेत कई देशों को रेयर मिनरल की सप्लाई पर रोक लगा रखी है और घाना और भारत के बीच रेयर मिनरल को लेकर भी डील डन हुई है। इसके अलावा भारत घाना से भारी मात्रा में गोल्ड आयात करता रहा है। साल 2023 में 7,800 करोड़ रुपए में भारत ने घाना से 15,800 किलोग्राम सोना खरीदा था। भारत और घाना ने अगले 5 साल में दोनों देशों के बीच व्यापार को दोगुना करने पर सहमति जताई है। दोनों देशों के बीच रेयर मिनरल को लेकर भी समझौता हुआ है। इसे भारत की तरफ से रेयर मिनरल पर चीन के एकाधिकार को चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा भारत घाना को खाद्यान्न उत्पादन और वैक्सीन प्रोडक्शन में भी आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। देखिए, पीएम मोदी ये बात बार बार कहते रहे कि ग्लोबल साउथ को अनदेखा करके दुनिया कभी प्रगति नहीं कर सकती। बीते 1 दशक में पीएम मोदी की कोशिश लगातार ग्लोबल साउथ के देशों को एकजुट करने की रही और इसकी वजह भी है क्योंकि ये वो देश हैं जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के दौर में जिन देशों को अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देश थर्ड वर्ल्ड कहते थे, मतलब तीसरे दर्जे का देश, और उपहास उड़ाते थे, गरीब देश मानते थे। इस थर्ड वर्ल्ड में अफ्रीकन देश आते थे, दक्षिण अमेरिका के कुछ देश आते थे, एशिया को भी ये लोग लपेट लेते थे। अब बीते 1 दशक में भारत की तरक्की और क्षमता दोनों दुनिया देख रही है। भारत भी बीते 10 सालों में लगातार ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज बना है। नतीजा यह हुआ है कि चाहे यूरोपियन देश हो या अमेरिका, दोनों के तय लाइन से अलग अब ग्लोबल साउथ अपनी लाइन लेता जा रहा है। जैसे रूस यूक्रेन वॉर को ही ले लीजिए। नेटो देशों ने लगातार ग्लोबल साउथ के देशों पर यह दबाव बनाया है कि वो नेटो के पक्ष में खड़े हों और रूस का विरोध करें, लेकिन ग्लोबल साउथ देशों ने वही लाइन पकड़ी जो पीएम मोदी की लाइन थी।
वो ये कि युद्ध के बजाय दोनों देश बातचीत करें, डिप्लोमेटिक रास्तों से विवाद सुलझाएं। ये एक तरह से विकसित देशों की गोलबंदी को ग्लोबल साउथ का जवाब था कि हम अपनी स्वतंत्र लाइन चुनेंगे, हमें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। एक दशक के बदलाव ने एक संतुलित लेकिन सीधी रेखा भारत की विदेश नीति को लेकर खींची है। वो ये कि भारत अब वैश्विक घटनाओं और व्यवस्थाओं पर अपनी स्पष्ट राय रखता है और पक्षपातों या एक तरफा फैसलों पर खुलकर बोलता है। जनवरी 2023 में भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया था, जिसमें पीएम मोदी ने अन्य विकासशील देशों के विकास का समर्थन करने के लिए 5 पहलों की घोषणा की थी, जिसमें पहली पहल थी ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसके तहत विकास समाधानों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर शोध करने की बात थी जिन्हें विकासशील देशों में लागू किया जा सकता है। दूसरा था ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, जिसका लक्ष्य स्पेस टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में भारतीय विशेषज्ञता को साझा करना था। तीसरा था आरोग्य मैत्री परियोजना, जिसके तहत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकटों से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति पहुंचाने का कमिटमेंट था। चौथा था ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेट्स फोरम। इसमें विदेश मंत्रालयों के युवा अधिकारियों को जोड़ने की बात थी। और पांचवी पहल थी ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप, जिसमें विकासशील देशों के छात्रों को भारत में उच्च शिक्षा के अवसर मुहैया कराना था। Together, we must attempt to redesign global political and financial governance. This can remove inequalities, enlarge opportunities. तो क्या 5 देशों के दौरे पर पीएम मोदी अपने इसी मिशन को लेकर निकले हैं? दुनिया भर के एक्सपर्ट जिस 21वीं सदी को एशिया की सदी कहते हैं, क्या उसकी प्रस्तावना मोदी ने बहुत पहले लिख दी थी? और अब पीएम मोदी इसी ग्लोबल साउथ की किताब के नए अध्याय लिख रहे हैं। चाहे मोदी एशियन देशों में हो, वैश्विक मंच पर हो या यूरोपीय देशों में, ग्लोबल साउथ को लेकर भारत की स्पष्ट नीति को वो रखते रहे हैं। ग्लोबल साउथ को लेकर मोदी का संदेश विकसित देशों के लिए साफ है। बिना भेदभाव के व्यापार और कारोबार, आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता, शांति स्थिरता को बढ़ावा देना और वैश्विक संस्थाओं का अपने पूर्वाग्रहों से बाहर निकलना। इसी ग्लोबल साउथ की एकजुटता के संदेश को लेकर पीएम मोदी नवंबर 2024 में गुयेना गए थे, जब वहां के राष्ट्रपति इरफान अली ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया था। इरफान अली विकासशील देशों को एकजुट करने के मोदी की नीति के प्रशंसक रहे हैं। चाहे घाना हो या त्रिनिदाद एंड टोबैगो या फिर लैटिन अमेरिका का देश अर्जेंटीना, ये सभी ग्लोबल साउथ का ही हिस्सा है। लैटिन अमेरिकी देश अर्जेंटीना पहुंचने पर पीएम मोदी का स्वागत कुछ इस अंदाज में हुआ। करीब 57 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये अर्जेंटीना यात्रा है। आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख पर अर्जेंटीना हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। 3 अफ्रीकन देशों से लेकर अर्जेंटीना और ब्राजील की यात्रा, ब्राजील के रियो में होने जा रहे ब्रिक्स की बैठक और इससे पहले ग्लोबल साउथ के मुद्दों और एकजुटता को दिखाकर क्या मोदी ने एक संदेश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी दे दिया है, ये कि ग्लोबल साउथ अपने अधिकारों और समानता के मुद्दों को लेकर शांत बैठने वाला नहीं। अब नए भारत और पीएम मोदी का असली जलवा दिखेगा ब्राजील में, क्योंकि ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में तो पीएम मोदी शिरकत करेंगे। इसके साथ ही वो ब्राजील के राजकीय मेहमान भी हैं। पीएम मोदी की इस यात्रा को डिप्लोमेसी के तौर पर भारत के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। इस दौरान ब्राजील और भारत में रणनीतिक साझेदारी और बढ़ेगी, इसकी संभावना है, क्योंकि जो सबसे अहम है वो है म्यूचुअल ट्रस्ट और ट्रेड। ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कैसे ब्राजील ने भारत की तरह ही चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विरोध किया था। अब जब नए ग्लोबल ऑर्डर की बात हो रही है, तब यूक्रेन मोर्चे पर उलझे रूस और अपनी विस्तारवाद की नीति के लिए बदनाम चीन के बीच
ब्रिक्स देशों का सबसे ज्यादा भरोसा भारत की लीडरशिप पर है। ब्रिक्स के रियो शिखर सम्मेलन का अहम दिन होगा रविवार यानी 6 जुलाई को। इस दिन ब्रिक्स के सभी सदस्य देश बैठक में शामिल होंगे। खास बात यह है कि रूस और चीन दोनों ही देशों के राष्ट्रपति इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। पुतिन यूक्रेन युद्ध में फंसे हुए हैं, तो वहीं जिनपिंग की स्थिति भी डावाडोल बताई जा रही है। हालांकि चीन की तरफ से वहां के प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। समिट के बाद ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा पीएम मोदी के लिए स्टेट डिनर की मेजबानी करेंगे। ब्राजील दक्षिण अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। रक्षा, स्वास्थ्य, स्पेस, एनर्जी के अलावा कई क्षेत्र में विचार विमर्श दोनों नेताओं के बीच हो सकता है और भारत ब्राजील के बीच रणनीतिक साझेदारी पर भी चर्चा हो सकती है। बीते 7 महीने में पीएम मोदी दूसरी बार ब्राजील में होंगे। ब्रिक्स समिट में ब्राजील से उठी आवाज पर ध्यान अमेरिका से लेकर यूरोपीय देशों तक का होगा, खासकर तब जब ब्रिक्स का मंच ग्लोबल साउथ का मंच बनेगा। सवाल यही है कि ग्लोबल साउथ की एकजुटता का मोदी सूत्र और बदलते वैश्विक दौर में ग्लोबल ऑर्डर के बदलने की भविष्यवाणियों का क्या नए भारत की भूमिका से कोई कनेक्शन